आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे केस की जहां सबूत छुपाए नहीं गए बल्कि उन्हें मिटाने के लिए खाया गया। हजारों हड्डियां और मांस मिला, लेकिन कई बॉडियां आज भी 18 साल से गायब हैं। क्या हुआ उनका और कौन है ये आदमखोर किलर, चलिए जानते हैं। ये कहानी है एक अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर की। इस कहानी की शुरुआत होती है नोएडा सेक्टर 31 के D5 बंगलों से। ये बंगला था मुनिंदर सिंह पंदेर का। मुनिंदर सिंह JCB के पार्ट्स का व्यापार किया करता था और इस बंगले में वो अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ रहता था। बंगलों के आसपास शक पैदा होना तो 2004 और 5 से ही शुरू हो गया था। और पास की बस्ती से कई लोगों ने अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स नोएडा में दर्ज कराने की कोशिश की। उनके बच्चों के गायब होने से इस बंगले का इसलिए भी रिलेशन था क्योंकि कई माँ बाप की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें यही एक बात आती है कि उन्होंने जितनी बार देखा है अपने बच्चों को आखिरी बार यहीं देखा और उसके बाद वो कहीं भी नहीं दिखे। वैसे तो इन सब बच्चों की उम्र 8 से 14 साल के बीच थी, लेकिन इनमें से कुछ विक्टिम्स एडल्ट भी थे। जुलाई 2005 को 16 साल की लड़की रिम्पा हलदार गायब होती है। इसके घर वाले नोएडा पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस इनकी रिपोर्ट नहीं लिखती, ये कह के कि वो कहीं गई होगी और वापस आ जाएगी। इसी तरीके से जमावड़ा लग गया था पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट्स का और पुलिस सभी को टालती रही और FIR नहीं लिखी। D5 के पास एक पानी की टंकी हुआ करती थी जिसके पास से बच्चे गायब हो रहे थे 2006 में भी। लोग तो ये मानने लगे थे कि शायद टंकी पर ही कोई भूत का साया है, क्योंकि वो गरीब थे और पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका ये बात मानना लाजमी था। ना वो अपने बच्चों को ढूंढ पा रहे थे और ना पुलिस डिपार्टमेंट इस चीज में उनकी कोई मदद कर रहा था। पंदेर और कोहली की इन्वेस्टिगेशन की मांग एक आदमी बहुत जोर शोर से कर रहा था, जो कि था विक्टिम पायल का पिता नंदलाल। 7 मई 2006 को जब पायल घर से निकलती है कोठी जाने के लिए रिक्शा में, उसके पिता खुद उसे रिक्शा में बैठाते हैं और रिक्शा वाला उसे उतारता है D5 के ठीक बाहर। पायल उतरती है और कहती है आप यहाँ इंतजार करिए और मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ। वो अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आती है, तो रिक्शा वाला बहुत देर इंतजार करने के बाद दरवाजा खटखटाता है तो सुरेंद्र कोहली बाहर आता है। रिक्शा वाला उससे पूछता है पायल कहाँ है, मुझे उससे पैसे लेने हैं। सुरेंद्र उसको समझाता है कि पायल तो कब का चली गई। तब रिक्शा वाला कहता है मैं तो तब से बाहर ही खड़ा हूँ, मुझे तो वो बाहर निकलती नहीं दिखी। फिर भी सुरेंद्र उसकी बातों को टालता है और उसे हड़काकर वापस भेज देता है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है पर पायल का कोई अता पता नहीं होता। पायल के पिता नंदलाल उसे कॉल करते रहते हैं पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। नंदलाल ने पायल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने अपना रवैया सेम रखा और उसकी एक भी नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लड़की या तो भाग गई होगी और अगर कहीं गई होगी तो वापस आ जाएगी। नंदलाल के ऊपर ये एलिगेशंस भी लगे कि वो अपनी बेटी से प्रोस्टिट्यूशन कराता है, इसीलिए वो शायद भाग गई होगी। नंदलाल ने उन्हें बताया कि हमारी बेटी जो करती है वो हमारी हालात की वजह से करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो जाए और पुलिस कोई भी सवाल ना करे। तब नंदलाल एक वकील को लेके सेशन कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में वो कहता है कि ना सिर्फ उसकी बेटी गायब हो रही है बल्कि उस एरिया से बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं। जहां मामला सीरियस हो रहा था तब एक इंसिडेंट और लोगों की नजर में आया, सीवेज क्लीनिंग। पायल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई जब कोर्ट से दबाव मिला, तब मिसिंग पर्सन की तलाश भी चालू हो गई। पहला सबूत तब मिला जब पायल का खोया हुआ नोकिया फोन दिसंबर 2006 में एक्टिव हुआ, लेकिन सिम कार्ड अभी भी डीएक्टिवेटेड था। फोन की तलाश पुलिस को महाराष्ट्र ले गई। फोन के मालिक ने ये बताया कि ये फोन उसे सुरेंद्र कोहली ने बेचा था। जब सुरेंद्र को ढूंढा गया तो पता चला वो तो अपने गांव में था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि उसने पायल की हत्या की और उसके टुकड़े कर उसे D5 के नाले में बहा दी। पुलिस को लगा कि केस खत्म होने के कगार पे, एक बार बॉडी मिल जाएगी तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कहाँ होने वाला था। नाले में खोजने पर सिर्फ एक बॉडी नहीं बल्कि कई सारे कपड़े, सॉफ्ट टिश्यूज, हड्डियां और प्लास्टिक बैग्स मिले। इन्हीं प्लास्टिक के बैग्स में बॉडी के टुकड़े थे। जब कोठी की तलाश हुई तो और कपड़े, बॉडी पार्ट्स और अश्लील वीडियो भी बरामद हुए। सस्पिशन ये भी है कि पंदेर इन्हीं वीडियोस और फोटोज को इंटरनेशनली बेचा करता था। ऐसे तो बाद में ये भी कहा गया कि जो न्यूड पिक्चर्स वहाँ पाए गए वो पंदेर की ग्रैंड चिल्ड्रन के थे, तो वो एंगल भी क्लोज हो गया। अब सुनते हैं कि निथारी केस के फॉरेंसिक डॉक्टर के द्वारा क्या क्या पाया गया। सवाल ये भी है कि सुरेंद्र कोहली कैसे इन बच्चों को घर के अंदर लाता था। इसका जवाब सुरेंद्र ने अपने कन्फेशन में दिया। उसने कहा,
कि वो गेट पर चॉकलेट और टॉफीज लेके खड़ा रहता था और लालच देके बच्चों को अंदर बुलाया करता था और कुछ महिलाओं को काम का लालच देके भी बुलाता था। हालांकि निथारी के सभी बच्चे 10 से 15 साल के बीच के ही थे, एक्सेप्ट पायल जो कि 20 साल की थी। ये भी पता नहीं है कि उन्होंने कितनों का मर्डर किया। जैसे ही बच्चे घर के अंदर एंटर करते थे तो सुरेंद्र उन्हें ओवर पावर करके पंधेर के हवाले किया करता था। फिर पंधेर उन बच्चों के साथ रेप करता था और सुरेंद्र को वापस कर देता था। फिर सुरेंद्र भी उन बच्चों के साथ रेप करता था। उसके बाद वो बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाकर उन्हें मारकर काट के बॉडी पीसेस में डिवाइड कर देता था। टीडी डोगरा अपने फर्दर एग्जामिनेशन में बताते हैं कि सुरेंद्र लाशों को बहुत ही सफाई से काटा करता था। उनके जॉइंट्स, एल्बो सब कुछ बराबर तरीके से काटा करता था। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से काटना ये नाम बात नहीं थी, क्योंकि सुरेंद्र एक पुरानी ऐसी ट्राइब से बिलोंग करता था जहाँ पर मीट और काटना उसे बचपन से ही सिखाया गया था। तभी उसके हाथों में इतनी सफाई थी। कुल 19 लाशें पाई गई जिसमें से 11 लड़कियां थी। लोगों का गुस्सा तो तब फूटा जब पुलिस की खोज के बाद उन्हें पता चला कि जितने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की जा रही थी उन सब की आज सिर्फ हड्डियां और लाशें पाई गई। लोगों ने सुरेंद्र और पंधेर पर पत्थर मारे और क्राइम सीन पर भी तोड़फोड़ करी, पर पुलिस इन केसेस पर रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी, इस पर भी सवाल उठ रहा था। इसका जवाब था कि नोएडा पुलिस कई बार पंधेर के साथ शराब पीते और मौज मस्ती काटते दिखाई दिए थे। नोएडा पुलिस की पंधेर के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, तभी इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ दबाने की कोशिश करी थी। जब विक्टिम के पेरेंट्स से पूछा गया कि उनके बच्चे कब और कैसे गायब हुए थे तो उनके बयानों के बीच एक चीज कॉमन थी। उनका जवाब था कि बच्चे आखिरी बार 1 से 4 बजे के बीच D5 की कोठी के बाहर ही देखे गए थे। ये जानने के बाद भी पुलिस इस कॉमन लिंक को हर बार इग्नोर ही करती रही। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई पेरेंट्स के बयानों के हिसाब से अगर माना जाए तो बच्चों के गायब होने का आंकड़ा लगभग 70 से 80 था, लेकिन केवल 19 बॉडी ही पाई गई। तो आखिर बाकी की बॉडियां कहाँ गई, ये सबसे बड़ा सवाल था। और जो अश्लील फोटोज की कलेक्शन पंधेर के पास से पाई गई उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एंगल डेवलप हो रहा था। ये भी हो सकता है कि विक्टिम्स को ट्रैफिक करने के बजाय उनके बॉडी पार्ट्स को ही बेचा गया हो। पंधेर के पास ही में रहने वाले डॉक्टर के घर की जाँच हुई इस एंगल को सॉल्व करने के लिए। जाँच में पता चला कि उस डॉक्टर का नाम पहले भी ऑर्गन ट्रेडिंग के केस में आया हुआ था, पर अब वो केस बंद हो गया। पर अगर विक्टिम्स की बॉडी ट्रैफिक नहीं हुई और उनके ऑर्गन्स बेचे भी नहीं गए तो उनकी बॉडी आखिर गई कहाँ? आदमखोर। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि सुरेंद्र अपने बयान में बता रहा है कि उसने न केवल बच्चों को किडनैप करके उनका रेप किया बल्कि उनको पकाकर खाया भी। हालांकि यहाँ सुरेंद्र बॉडी पार्ट्स को पकाकर खाने की बात कर रहा है, लेकिन उसने पूछताछ में ये भी कहा है कि उसने कई बॉडी पार्ट्स को कच्चा भी खाया है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको एक तांत्रिक ने सलाह दी थी कि कच्चा मांस खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। अभी तक ये साफ नहीं पता है कि उसने अब तक कितने बच्चों को खाया। ये जरूर साफ है कि उसने ये सब कुछ होशो हवास में किया। पंडेल ने तो अपनी सफाई में साफ साफ कह दिया कि ना वो इस मर्डर्स के बारे में जानता था और ना वो लोगों के बॉडी पार्ट खाता था। एक तरीके से वो पुलिस के साथ कॉर्पोरेट तो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना पल्ला भी झाड़ रहा था। ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सारी गलती कोहली की थी और पंधेल मकान का मालिक होने की वजह से उसमें फंस गया। कोर्ट ऑर्डर्स। 14 साल तक 14 बार मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अभी तक फांसी नहीं हुई। कि फांसी की सजा तो सुनाई गई, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही उसे रोक भी दिया गया। 17 अक्टूबर 2023। इस केस के बाहर आने के 17 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम सस्पेक्ट सुरेंद्र कोहली को 12 केसेस और को एक्यूज महेंद्र सिंह पंधेर को 2 केसेस में निर्दोष माना। हालांकि उससे पहले हाई कोर्ट ने दोनों एक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस सुनाया था। ये सिलसिला 2009 से शुरू हुआ, जहां फेब 13 2009 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोनों को रिम्पल हलदार और उसके जैसे कई बच्चों के रेप और मर्डर के केस के चलते डेथ सेंटेंस पास किया और ये भी मेंशन किया कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। फिर 2014 में उन्होंने राष्ट्रपति के पास माफी की गुहार लगाई। तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका माफीनामा अस्वीकार कर दिया। जनवरी 2015 में ये डेथ सेंटेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इम्प्रिजन में बदल दिया, ये कहते हुए कि मर्सी लेटर स्वीकार करने में अभी कुछ समय लग सकता है। 2022 में फिर डेथ सेंटेंस मिलने के बाद 2023 का आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सबूत की कमी होने के कारण रिहा कर दिया। अभी भी जिन माँ बाप के बच्चों की जान गई है वो ये इंतजार कर रहे हैं कि क्या इतनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा छीनने के बाद उनको इंसाफ मिलेगा।
वो तो इस उम्मीद में बैठे थे कि आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी, क्योंकि उनसे जो छीना गया है वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। क्या वो ये फैसला बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसा भी माना जाता है कि मोहिंदर पंदेर के पास पैसे और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी और पैसों के दम पर कई राज छुपा दिए गए हों और सारा दोष नौकर के सर डालकर बचने की प्लानिंग की गई हो। ये था नोएडा का वो आइकॉनिक केस जिसके किस्से हम सब ने किसी न किसी बचपन में सुने ही होंगे। आपको भी इस तरह की रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।